नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। आज एक बार फिर बात उड़ीसा में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT में नेपाली छात्र की आत्महत्या के बाद मचे बवाल और सवालों की। आखिर इस घटना के बाद अब क्या हालात हैं नेपाली छात्र छात्राओं के? दरअसल KIIT में नेपाली छात्रा को उसके कथित बॉयफ्रेंड द्वारा प्रताड़ना के बाद छात्रा की आत्महत्या के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के साथ ही कॉलेज प्रशासन की ओर से नेपाली छात्रों को छात्रावास खाली करने के आदेश दे दिए गए थे और तब से अब तक करीब 159 नेपाली छात्र छात्राएं रक्सौल सीमा के रास्ते नेपाल वापस जा चुके हैं। नेपाल से जुड़े सूत्रों को नेपाली अफसर से मिली जानकारी के मुताबिक रक्सौल सीमा से जहां 159 से ज्यादा नेपाली छात्र वापस लौट चुके हैं। उड़ीसा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT में बीटेक कंप्यूटर साइंस की तृतीय वर्ष की 20 साल की छात्रा प्रकृति लम्साल ने 16 फरवरी को अपने छात्रावास के कमरे में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। आपको बता दें कि पड़ोसी देश नेपाल से उड़ीसा के KIIT में करीब 1000 से ज्यादा छात्र छात्राएं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। उधर काठमांडू पहुंचे छात्रों के एक ग्रुप ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि छात्रावास में नेपाली छात्रा की मौत के बाद उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने प्रकृति लम्साल की रहस्यमयी मौत के बाद हमारे साथ दुर्व्यवहार और अमानवीय व्यवहार किया। काठमांडू पहुंचे नेपाली छात्रों का यहां तक दावा है कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी में सुरक्षा कर्मियों ने जहां उनकी न केवल पिटाई की और उन्हें तुरंत छात्रावास खाली करने को भी कहा। हालांकि अब KIIT प्रबंधन छात्रों को सुरक्षा का भरोसा दिला रहा है, लेकिन नेपाली छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय प्रशासन के दिए आश्वासनों के बावजूद कॉलेज लौटने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। नेपाल वापस लौटने वाले छात्रों का मानना है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन के आश्वासनों के बावजूद कैंपस में पढ़ाई के लिए कोई सुरक्षित और अनुकूल माहौल नहीं था। ऐसे में उनके लौटने का फैसला ही बेहतर विकल्प था। काठमांडू से भी नेपाली छात्रों की एक ही डिमांड है कि उनकी साथी छात्रा और दोस्त प्रकृति लम्साल की मौत की उचित जांच होनी चाहिए और पीड़ित छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। हालांकि नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा का कहना है कि सरकार ने नेपाली छात्रा की मौत से उत्पन्न मुद्दे को राजनयिकों के माध्यम से सुलझा लिया है। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा कहती हैं कि नेपाल सरकार ने इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से लिया है और राजनयिक के माध्यम से हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उड़ीसा के KIIT में पढ़ाई कर रहे किसी भी नेपाली छात्र को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इधर मृतक छात्रा के साथियों का आरोप है कि पीड़िता ने एक छात्र के खिलाफ कई बार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन KIIT प्रबंधन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। KIIT मृतक छात्रा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष की स्टूडेंट थी। मृतक छात्रा के क्लासमेट बताते हैं कि प्रकृति ने अपनी शिकायत विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध कार्यालय में दर्ज कराई थी। इधर KIIT प्रबंधन की माने तो शिकायत मिलने के बाद दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराई गई थी और अभियुक्त को चेतावनी दी गई थी, लेकिन उससे कोई लिखित अंडरटेकिंग नहीं ली गई थी। प्रकृति के साथी छात्रों की माने तो आरोपी लगातार उसे प्रताड़ित कर रहा था। प्रकृति आरोपी से इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसे कोई और दूसरा रास्ता नहीं सूझा। हालांकि घटना के बाद FIR के आधार पर पुलिस ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपी छात्र उत्तर प्रदेश का है और बुधवार को पुलिस ने अभियुक्त को स्थानीय अदालत में उसे पेश किया था, जिसके बाद उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। इस मामले की जांच के लिए उड़ीसा सरकार ने मंगलवार को गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव और उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त सह सचिव वाली हाई लेवल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था। कमेटी का कहना है कि फोन पर रिकॉर्ड की गई मृतक छात्रा और अभियुक्त के बीच कथित बातचीत, उसका वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट कराया जाएगा। इसका ऑडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इधर KIIT अधिकारियों का दावा है कि अधिकांश नेपाली छात्र वापस कैंपस में लौट आए, लेकिन बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर में नेपाल छात्र न के बराबर ही नजर आए। हालांकि जो छात्र अभी शहर में मौजूद हैं
या कैंपस में हैं, उनका कहना है कि उन्हें अभी भी धमकी दी जा रही है कि अगर वे प्रदर्शन जारी रखते हैं या कैंपस के बाहर किसी से बात करते हैं तो उन्हें कैंपस प्लेसमेंट का मौका नहीं मिलेगा। यही वजह है कि नेपाली स्टूडेंट मीडिया से, पत्रकारों से बात करने से बच रहे हैं। वाकई कितना दबाव होगा नेपाल से पढ़ने आए इन छात्रों पर, ये पुराने वीडियो और KIIT के अधिकारियों और प्रोफेसरों की धमकियों से अंदाजा लगाया जा सकता है, जिनमें एक वीडियो में छात्र सुरक्षाकर्मियों के हाथों पिटते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे वीडियो में एक महिला अधिकारी कहती हुई सुनाई देती हैं कि KIIT का बजट नेपाल की GDP से अधिक है। तो वीडियो में एक और महिला अधिकारी कहती हैं कि हम 40,000 बच्चों को मुफ्त खाना खिलाते हैं। KIIT का बजट नेपाल के बजट से बड़ा है, सामान बांधो और निकलो। ये घटनाक्रम बताते हैं कि KIIT प्रबंधन का एरोगेंस किस हद तक बढ़ा हुआ था और शायद ऐसी टिप्पणियां और छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार ही इस मामले के जटिल होने की वजह बना। लेकिन अभी जो सवाल है वो ये कि घटना के बाद KIIT विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2 सुरक्षाकर्मियों सहित अपने 5 कर्मचारियों को निलंबित किया। 2 महिला अधिकारियों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया, केवल मामले को शांत करने की कोशिश हुई। आखिर KIIT के संस्थापक से भी कोई सवाल जवाब होगा या नहीं, ये भी अभी सवाल है। बहरहाल यहां बात केवल एक छात्र की नहीं है, बल्कि हर उस छात्र की है जो दूसरे देशों से भारत पढ़ने आ रहे हैं, जो न केवल आपके मेहमान हैं बल्कि आपकी अर्थव्यवस्था में भी योगदान देते हैं। तो ऐसे में सभी सरकारों को, यानी कि राज्य और केंद्र सरकारों की जिम्मेदारी मेहमान छात्रों के प्रति और बढ़ जाती है। और हाँ, KIIT अधिकारियों का ये कहना कि KIIT का सालाना बजट नेपाल के बजट से बड़ा है, ये उनकी ओछी सोच को दर्शाता है, जिसे हर हाल में बदलना होगा। और आखिरी एक बार फिर वही लाइन, उद्देश्य कि न केवल प्रकृति लम्साल को इंसाफ मिले, बल्कि उन सभी छात्रों को इंसाफ मिलना चाहिए जिनके साथ अमानवीय व्यवहार KIIT में हुआ है। आज के लिए इतना ही।